अब हम आते हैं कि शिक्षा में आदर्शवाद का क्या योगदान है, आदर्शवाद ने शिक्षा को क्या दिया। ठीक है, तो अगर हम जब किसी भी दर्शन के शिक्षा संबंधी विचारों को देखते हैं तो सबसे पहले कि शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है, फिर उसके शिक्षा का जो अर्थ है उसके आधार पर उसका करिकुलम क्या डेवलप किया गया। ठीक है, और हमने ये देखा कि जैसे जैसे दर्शन बदलता है तो पूरी शिक्षा की रूपरेखा बदल जाती है। और हम शिक्षा की रूपरेखा में सबसे पहले संप्रत्यय को समझते हैं। संप्रत्यय बदलेगा तो पाठ्यक्रम बदल जाएगा, पाठ्यक्रम बदलेगा तो शिक्षण विधियां बदल जाएंगी, अनुशासन बदल जाएगा, शिक्षक को कैसे होना चाहिए वो बदल जाएगा, शिक्षार्थी की क्या जिम्मेदारी है, शिक्षार्थी किस तरह से, इसी तरह से अनुशासन, विद्यालय वातावरण, ठीक है, और शिक्षा के अन्य जो अंग है, स्त्री शिक्षा, जन शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, इसकी क्या स्थिति है, और उसके बाद हम उसका प्रभाव देखते हैं कि किसी दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ना है। तो जब हम आदर्शवाद की शिक्षा के संप्रत्यय को देखते हैं तो जैसा कि इनका उद्देश्य है आध्यात्मिकता का विकास करना, जैसा कि इनका उद्देश्य है आत्मा की अनुभूति करना, तो ये अपने शिक्षा में भी उसको लेकर आते हैं और शिक्षा में उसको लाकर ये कहते हैं कि हम आत्मा की उन्नति तभी कर सकते हैं, आत्मा की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब हम पहले व्यक्तित्व का विकास करें, जब हम आत्मा का विकास करें, जब व्यक्ति का पूर्ण विकास होगा तब वो अपनी आत्मा की अनुभूति कर पाएगा। और आत्मा की अनुभूति करने के लिए इन्होंने शिक्षा को सबसे पहले शिक्षा का यही लक्ष्य तैयार किया। ठीक है, और आत्मा की अनुभूति के लिए उसका सांस्कृतिक विकास करो, उसका नैतिक विकास करो, उसका चारित्रिक विकास करो। ठीक है, ऐसे कारकों का विकास करो जो आत्मा की अनुभूति करा सके। ठीक है, मतलब भौतिक शक्तियों के स्थान पर आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करने वाले गुणों का यदि अगर हम शिक्षा के उद्देश्यों को बनाएं तो उसके आधार पर हम इन लोगों का विकास कर सकते हैं। तो इनके शिक्षा के जो संप्रत्यय, जो शिक्षा का अर्थ है वो ये है कि शिक्षा ज्ञान, विवेक, सद्गुण का व्यक्ति में विकास करना है। अगर हम प्लेटो को देखें तो प्लेटो कहते हैं यही जो उनके 4 गुण थे, ठीक है, संयम, धैर्य, ज्ञान, न्याय, विवेक, इसका विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, और अगर वो ऐसा कर पाती है तो व्यक्ति समाज में समायोजित हो पाएगा और समाज की बुराइयों से वो दूर रह पाएगा। ठीक है, हर बार कहते हैं शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति हो, तो ये शिक्षा को प्रक्रिया मानते हैं, शिक्षा को ये ज्ञान मानते हैं। ठीक है, तो शिक्षा ज्ञान और प्रक्रिया दोनों है, तो इनके दो भी दार्शनिक रहे हो, चाहे पेस्टोलॉजी हो, चाहे हर्बार्ट हो। ठीक है, कुछ आदर्शवादियों पर दोष लगता है कि बड़ी कठोर दंड की बात करते हैं। ठीक है, और इनके उद्देश्य बड़े कठिन है, इस जगत के लिए नहीं उस जगत के लिए तैयार करने के लिए है। तो लेकिन अभी हम उन बातों का खंडन करेंगे। ठीक है, आज भौतिकवादी युग में जिस तरह की समस्याएं हम फेस कर रहे हैं, अगर हम आदर्शवाद को आधार बनाएं और आदर्शवाद से सीखें तो हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, आदर्शवाद की अवहेलना के कारण ही हमारे जीवन में पतन आया, नैतिकता का पतन आया, चारित्रिक पतन आया। ठीक, अनुशासन की समस्या खड़ी हुई है ना। तो ये सब जो समस्याएं, हम शिक्षक शिक्षार्थी संबंध बिगड़े, ठीक है, शिक्षार्थियों में जो अत्यधिक स्वतंत्रता देकर जो उनको उनका जो आज हम विकृत रूप देख रहे हैं, तो वो सारी समस्याओं का समाधान यदि हम आदर्शवाद में खोजें तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, क्योंकि वो शिक्षकों से ही ऐसी अपेक्षा करते हैं, वो शिक्षकों को ही इतनी जिम्मेदारी देते हैं कि अपने आचरण द्वारा अपने छात्रों को प्रभावित करें और छात्र अपने शिक्षकों को देखकर उनका अनुकरण करें और अपने जीवन में इन सब बुराइयों से, इन सब दोषों से बचे रहें। तो इस आधार पर ये गुण हम आदर्शवाद से वर्तमान शिक्षा में, आधुनिक शिक्षा में ले सकते हैं। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का आशय ज्ञान, अनुभव, सद्गुण प्राप्त करने की प्रक्रिया से। ठीक है, तो इनकी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इनको नॉलेज दो। कैसा नॉलेज दो? आत्मा का ज्ञान कराने वाला नॉलेज दो, इनको सद्गुण का नॉलेज दो, इनको भावनाओं का नॉलेज दो। ठीक है, इनको आदर्शों का, मूल्यों का, नैतिक नियमों का ज्ञान कराओ। ठीक है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिनको जो इनको इन सब बातों का ज्ञान करा सके, और वो यदि इन सब बातों का ज्ञान करेगा तो वो आत्मानुभूति कर पाएगा, और जब आत्मानुभूति कर पाएगा तो वो ईश्वर की प्राप्ति कर पाएगा।
तो इस आधार पर इनकी ये शिक्षा का संप्रत्य है। अगर हम आदर्शवाद की शिक्षा के उद्देश्यों को देखें तो सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति का उद्देश्य। ठीक है। इसके बाद सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित करना इनका एक उद्देश्य है। इनका उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना है। इनका उद्देश्य अनेकता में एकता स्थापित करना है। इनका उद्देश्य मूल प्रवृत्तियों को आध्यात्मिक प्रवृत्ति में बदलना है। ठीक है। मूल प्रवृत्ति, इनका मानना है कि मूल प्रवृत्ति, तो अगर मूल प्रवृत्तियों में ही व्यक्ति रहेगा तो पशुओं और मनुष्यों में कोई अंतर ही नहीं होगा। ठीक है। और शिक्षा द्वारा इसकी मूल प्रवृत्तियों का शोधन करके ये आध्यात्मिक प्राणी बनना है, तो मूल प्रवृत्तियों को त्यागना होगा। ठीक है। ये शारीरिक विकास की बात करते हैं क्योंकि शरीर से ही हमें आत्मा की अनुभूति करनी है, हमें शरीर से ही साधना करनी है, तो शारीरिक विकास की भी बात करते हैं, उसका भी ध्यान रखते हैं, लेकिन शरीर को बहुत अधिक सुख देने और उसकी बात नहीं करते। नैतिक और चारित्रिक विकास करने की बात करते हैं, सांस्कृतिक विकास करने की बात करते हैं, विवेक शक्ति का विकास करने की बात करते हैं और पवित्र जीवन जीने की बात करते हैं। कौन सा ऐसा उद्देश्य है जो खराब है? हाँ, आज की जटिल और भागती जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोगों ने त्याग दी हैं। ठीक है। नैतिक नियम त्याग दिए हैं, सदा आचरण लोगों ने त्याग दिया है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे कितनी जो उत्पन्न समस्याएं हैं वो भी फेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आदर्शवाद को हमें समझना होगा, आदर्शवाद के मंतव्यों को अपने जीवन में उतारना होगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो आदर्शवाद के पाठ्यक्रम को देखें कि आदर्शवाद अपने पाठ्यक्रम में क्या कहता है, तो आदर्शवादी शिक्षा का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक विकास पर बल देते हैं। मतलब हमें आत्मा की ओर बढ़ना है तो हमें सारे ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। ठीक है। उन सारे कोषों से होकर हम आत्मा के कोष का ज्ञान कर पाएंगे, तो वो इन के विकास की बात करता है। और इनका विकास होगा कैसे? तो पाठचर्या में भाषा को लेकर आओ, पाठचर्या में साहित्य को लेकर आओ, पाठचर्या में धर्मशास्त्र को लेकर आओ, नीति शास्त्र को लेकर आओ, इन विषयों को प्रमुखता से पढ़ाओ। ठीक है। और जब से आदर्शवादी विचारधारा को कम महत्व दिया गया, हमारे पाठ्यक्रम से इन विषयों को धीमे धीमे कम किया गया, नीति शास्त्र कम हो गए। पहले बचपन में विद्यार्थी बहुत सारी नीतियां कहानियों के रूप में पढ़ते थे और उससे अपने जीवन में उतारते थे और उसके अकॉर्डिंग अपना जीवन जीते थे, तो संस्कार बने हुए थे। लेकिन आज संस्कार के पतन का इस कदर हम हरास देखते हैं कि बच्चे अपने माता पिता के साथ भी कुछ भी करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ का किस्सा है कि एक पिता अपने बच्चे को नीट की तैयारी के लिए कह रहा था और 2 बार बच्चा नीट में बैठ चुका और नहीं सक्सेस हुआ और पिता ने पढ़ने के लिए डांटा, तो उसने पिता को गोली मार दी और पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके शरीर को उसने काटा, मतलब उसकी लाश को। कहने का तात्पर्य कि ये कौन से बच्चे हैं जिनको इतना क्रोध है, और इस तरह की घटनाएं चारों तरफ घट रही हैं। ठीक है। पिता जो उसका भला सोच रहा था, ठीक है, लेकिन बच्चा या तो वो संस्कार, वो मूल्य समझ ही नहीं रहा है कि अपने जन्मदाता को ही उसी का अंत कर रहा है। तो ये संस्कारों की कमी है। तो हम शिक्षा के पाठ्यक्रम को जितना यांत्रिक बनाते जा रहे हैं, जितना वैज्ञानिक विषयों की प्रधानता करते जा रहे हैं, तो हमारे जीवन में मूल्यों और संस्कारों की कमी के कारण हमें ये सारी समस्याएं देखनी पड़ रही। ठीक है। इसके बाद हम इन विषयों के साथ साथ इन विषयों को प्रमुख स्थान दिया गया है। ईश्वर की प्राप्ति हो, आत्मा की अनुभूति हो, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति हो। तो इन्होंने पाठचर्या में जिन विषयों को रखा उसमें बौद्धिक, नैतिक और कलात्मक क्रियाओं को बढ़ावा देने वाली क्रियाओं को इन्होंने रखा। ठीक है। बौद्धिक, नैतिक और कलात्मक। तो बौद्धिक का विकास कौन करेगा? साहित्य करेगा, इतिहास करेगा, भूगोल करेगा, गणित करेगा, दर्शन करेगा, ज्योतिष करेगा। ठीक है। नीति शास्त्र का विकास कौन करेगा? तो धर्मशास्त्र करेगा, अध्याय शास्त्र करेगा। ठीक है। कला का विकास कौन करेगा? तो संगीत करेगा, चित्रकला करेगा। तो ऐसे विषयों को। ठीक है। तो ये बौद्धिक क्रियाएं वो हैं जो सत्य का ज्ञान कराती है। ठीक है। बौद्धिक क्रिया जिससे मस्तिष्क का विकास होता है, जिससे विचारों का विकास होता है, वो सत्य का ज्ञान कराती है।
जिससे नीति का ज्ञान होता है, वो शिव का ज्ञान कराने वाले विषय हैं, और जो कलात्मक क्रिया हैं वो सुंदरम का ज्ञान कराने वाले विषय हैं। तो इस प्रकार प्लेटो ने अपने पाठ्यक्रम में बौद्धिक क्रियाओं के लिए धर्म, नीति शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र को रखा, और कलात्मक क्रियाओं के लिए विभिन्न कलाओं और संगीत का समावेश किया। तो हम इनके पाठ्यक्रम को भी, अगर हम इनकी शिक्षण विधियों को देखें, ठीक है, तो शिक्षण विधियों में भी हमें बड़ी विभिन्नता दिखाई पड़ती है, और सभी दार्शनिकों ने, आदर्शवादी दार्शनिकों ने अपने अपने समय की उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रतिपादन किया। जैसे सुकरात की वाद विवाद विधि है, सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि है, सुकरात की व्याख्यान विधि है, प्लेटो की संवाद विधि है, अरस्तु की आगमन निगमन विधि है, ठीक है, हीगल की तर्क विधि है, डेकार्टे की सरल से जटिल की ओर चलने की विधि है, पेस्टोलॉजी की अभ्यास व आवृत्ति की विधि है, हर्बर्ट की अनुदेशन विधि है, फ्रोबेल की खेल विधि है। अब देखो, फ्रोबेल आदर्शवादी विचारक है लेकिन खेल विधि दे रहे हैं, और हम आदर्शवादियों पे इस बात का आरोप लगाते हैं कि इनका अनुशासन बड़ा कठोर है। तो यहाँ पर हम फ्लेक्सिबिलिटी भी देख रहे हैं, ठीक है। तो समय के साथ आदर्शवादियों ने भी चीजों को एडजस्ट किया, अपने विचारों में गतिशीलता लाए, ठीक है। और ऐसे भी आदर्शवादी विचारक हुए हैं जिन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है, नियंत्रण को तो आवश्यक माना, अनुशासन को आवश्यक माना, लेकिन बाह्य कठोर अनुशासन की स्थापना के स्थान पर उन्होंने आत्मिक नियंत्रण को महत्व दिया, अंत नियंत्रण की वकालत की। तो हम इस तरह से इनकी शिक्षण विधियों में भी विभिन्नता देखते हैं, और शिक्षण विधियों के क्षेत्र में भी आदर्शवाद का बहुत योगदान है, ठीक है। फिर अगर हम आदर्शवादी और विचारकों में शिक्षक की स्थिति देखें, तो ये शिक्षा को शीर्ष स्थान देते हैं। ये भी एक आरोप आदर्शवादियों पे लगता है कि ये शिक्षक को बहुत महत्व दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी सफाई में ये कहा जा सकता है कि शिक्षक उस समय जो होते थे वो बहुत अधिक आचरणवान और नैतिक जीवन जीने वाले, उच्च आदर्श मूल्यों वाले शिक्षक होते थे, और उनके सानिध्य में रहकर बच्चे ज्ञान भी प्राप्त करते थे और संस्कार भी सीखते थे, और व्यवहारिक जीवन में भी समायोजन बना के वो बुराइयों से बचे रहते थे। लेकिन जब से शिक्षक केंद्रित करने की प्रवृत्ति को कम किया गया है ना, चाइल्ड ओरिएंटेड बनाया गया है, तो हमें कुछ समस्याएं भी उत्पन्न दिखाई पड़ती है। ये एक बहस का विषय हो सकता है कि क्या चीज ज्यादा अच्छी है, टीचर ओरिएंटेड या चाइल्ड ओरिएंटेड। तो मैं यहाँ पर अपना व्यक्तिगत विचार ये रखना चाहूंगा कि अगर हमें टीचर ओरिएंटेड एजुकेशन की ओर जाना है, तो हमें फिर शिक्षकों को ध्यान देना होगा कि शिक्षक क्या उस लायक हैं जो टीचर ओरिएंटेड एजुकेशन हो सके। क्या टीचर वो ज्ञान रखते हैं, क्या टीचर वो आचरण रखते हैं, क्या टीचर वो चरित्र रखते हैं जो बच्चों को अपने प्रभाव से वो जीवन जीना सिखा सके। अगर आज ऐसे शिक्षक नहीं है तो कतई टीचर ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। जब हमारे गुरु होते थे, जब गुरुकुल होते थे, तब उन शिक्षकों का पास ज्ञान अगाध ज्ञान था, ठीक है। उन शिक्षकों के पास अगाध नैतिक शक्ति थी, उन शिक्षकों के पास ब्रह्मचर्य, उन शिक्षकों के पास आचरण के इतने कठोर नियम थे कि जिसके अंतर्गत रह के बच्चे भी तपस्वी बनते थे और वो सारी चीजें सीखते थे जो उनकी आवश्यकता होती थी, और जीवन एक बहुत मंगल कामना के साथ चलता था। लेकिन जैसे जैसे समाज जटिल होता गया और शिक्षकों के उस आचरण में कमी आती गई, स्वाभाविक है जब चीजें बिगड़ती हैं, जिसको हम सेंटर पॉइंट बना के चल रहे हैं उसी में ही दोष आ रहा है, तो उसको सेंटर पॉइंट हमें बदलना पड़ेगा, ठीक है। और रूसो आए तो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को बाल केंद्रित करने की बात की, प्रकृति केंद्रित करने की बात की। पहले चाइल्ड जो थी वो एजुकेशन चाइल्ड केंद्रित ना होकर टीचर ओरिएंटेड थी और मतलब आत्मा की अनुभूति करने वाली थी। तो यहाँ पर समय के साथ, लेकिन ये लंबा समय रहा होगा, कहाँ 640 550 ईसा पूर्व से चलकर कई 100 वर्षों तक आदर्शवादी विचारधारा फलती फूलती रही, और हमारा भारतीय दर्शन तो और ज्यादा पुराना है।
हम कहते हैं कि वैदिक काल में ऋग्वेद और सारे वेदों की रचना हुई, तो हम 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच में वैदिक काल को मानते हैं, और 1500 से 1000 ईसा तक ऋग्वेद काल को मानते हैं। फिर 1000 से 600 ईसा पूर्व को हम उत्तर वैदिक काल मानते हैं। तो हमारे ऋग्वेदिक काल में ऋग्वेद लिखा गया, फिर उत्तर वैदिक काल में अन्य वेदों की रचना हुई, और जितने भी वैदिक ग्रंथ हैं जिसमें भारतीय दर्शन हमको मिलता है, ठीक है, तो ये सब 1000 ईसा पूर्व के बाद है, 600 ईसा पूर्व के आसपास तक है। मतलब दर्शन अपने जिस दिशा में था, ठीक है, जिन गुरु परंपरा शिष्य परंपरा में था, तो वो उसी तरह का हमको पाश्चात्य दर्शन में भी दिखता है, और वो बहुत सालों तक रहा है। ये ऐसी विचारधारा नहीं थी कि खड़ी हुई और गिर गई, ये विचारधारा बहुत दिन तक चलती रही, बहुत जीवंत विचारधारा थी। लेकिन जब इसको चलाने वाले कमजोर पड़ गए, जब ऐसे व्यक्तियों का अभाव हो गया जो इस तरह के विचार, जैसे अभी एक उदाहरण जब हमने सुकरात और अरस्तु का दिया था, तो सुकरात ने तो विश्व का प्याला पी लिया था। सुकरात ने तो कहा था किसी अज्ञानी व्यक्ति के सामने मत झुको, किसी भ्रष्ट व्यक्ति के आगे हार मत मानो, ठीक है। लेकिन अरस्तु ने, जो उनके शिष्य थे, उन्होंने अपने गुरु के साथ जब इस कृत्य को देखा कि इसके कारण उनको मृत्यु का वर्णन करना पड़ा, तो उन्होंने अपने ज्ञान में संशोधन कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, यदि छल कपट से भी कोई व्यक्ति उच्च पद पर बैठ जाता और ज्ञानी नहीं है तो भी उसका इस्तेकबाल करो, अन्यथा जीवन संकट में है। तो चतुराई इसी में है कि वहां साहस दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर बदलाव आया, ठीक है, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग थे, बहुत अलग तरह का चिंतन रहा है। हमारे यहाँ तो चारवाक दर्शन भी हुआ, आजीवक दर्शन भी हुआ, लोग उस तरह के सोचने वाले भी थे। तो ऐसे में जब लोग कठोर जीवन जीने से विरत हुए, तो इस तरह की अन्य विचारधाराओं का जन्म हुआ, ठीक है। तो इस विचारधारा की जड़ें बहुत गहरी थी, और जब भी हमें नैतिक जीवन, सामाजिक जीवन में नैतिकता का अभाव देखते हैं, तो फिर हम आदर्शवाद की ओर रुख करते हैं, आदर्शवाद को याद करते हैं, और इस बात की संकल्पना कहते हैं कि उसको लेकर आया जाए। और भारतीय ज्ञान परंपरा में उसको शामिल करने के लिए जो कहा जा रहा है, वो भी इस विचारधारा को हमारी शिक्षा नीति में लेकर आती है। फिर हम महान व्यक्तित्व, कृतित्व पढ़ाने की बात करते हैं, लोगों को संस्कार, नैतिक जीवन सिखाने की बात करते हैं। तो इस तरह से आदर्शवादी जो शिक्षक थे, वो बहुत सारे सद चरित्र गुणवान थे। प्लेटो ने शिक्षक को ईश्वर का प्रतिरूप माना है, ठीक है, मतलब जो ईश्वर की अनुभूति करा रहा है, जो आत्मा की अनुभूति करा रहा है, जो शिष्यों को आत्मोन्नति के मार्ग दिखा रहा है, जो सर्वगुण संपन्न है, तो ऐसा शिक्षक, ठीक है, वो ईश्वर के समकक्ष है। और फ्रोबेल जो बात के आदर्शवादी हैं, वो ये कहते हैं कि विद्यालय की तुलना बाग से करते हैं, बगीचे से करते हैं, और शिक्षार्थी की तुलना पौधे से करते हैं, और शिक्षक की तुलना माली से करते हैं। जिस प्रकार एक माली एक पौधे को काट छाट करके, ठीक है, तैयार करता है, उसी तरह से शिक्षक रूपी माली पालक रूपी पौधे को अपने विद्यालय रूपी बगीचे में काट छाट कर विकसित करता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देखते हैं। शिक्षक के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, शिक्षक के ऊपर बहुत कर्तव्य है। तो आदर्शवादी शिक्षक जिम्मेदारियों से भरा हुआ है, ठीक है, उसे अपना जीवन भी कठोर जीना है और अपने विद्यार्थियों को भी उसके लिए तैयार करना है, क्योंकि इनका लक्ष्य बहुत अलग है। अगर इनके आदर्शवादियों के शिक्षार्थियों को देखें, तो ये बाल केंद्रित नहीं है प्रक्रिया, शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया है, पाठ्यक्रम केंद्रित प्रक्रिया है, क्योंकि ये मतलब जो बच्चों को बहुत तैयार करना चाहते हैं, ठीक है, कहते हैं ना, एक बार नेट में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन गुलाब चाहते हैं, तो गुलाब आदर्शवादी विद्यार्थियों को बनाना चाहते हैं, ठीक। अब गुलाब में कांटे भी होंगे, तो कुछ कठोर नियम भी होंगे। अगर आपको कुछ अच्छा बनना है या पाना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, संघर्ष और अपने आप को तपाना तो पड़ेगा। तप और साधना के द्वारा व्यक्तित्व को तैयार करने की ये बात करते हैं। तो इस तरह से हम आदर्शवादी शिक्षक को देखते हैं, और उसी के अनुरूप शिक्षार्थी से भी ये व्यवहार करने की बात करते हैं कि शिक्षार्थी भी उसी तरह से अपने शिक्षक के प्रभाव में, शिक्षक के आचरण के अनुकूल चलता हुआ शिक्षा के अंतिम उद्देश्य आत्मा अनुभूति तक पहुंचे। शिक्षक शिक्षार्थी में संबंधों की बात करें, तो ये पिता पुत्र के संबंध की स्थापना की बात करते हैं, ठीक है। जैसे पिता अपने पुत्र की देखभाल करता है, उसी तरह से
शिक्षार्थी की देखभाल शिक्षक को करनी चाहिए, अच्छे बुरे का ज्ञान कराना चाहिए, ठीक है, उनको उनके आधार पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से शिक्षार्थी और शिक्षक संबंध भी मधुर थे, बड़े घनिष्ठ संबंध थे, ठीक है। और विद्यार्थी का तभी संपूर्ण व्यक्तित्व विकास हो सकता है जब शिक्षक के सानिध्य में रहकर उनके साथ उस अंतिम लक्ष्य की ओर वो चले। तो संबंध बहुत अच्छा होना बहुत महत्वपूर्ण है। और संबंध की जब तक घनिष्ठता रही, विद्यालय का वातावरण बहुत अच्छा रहा, ठीक, उच्च ज्ञान के लक्ष्य प्राप्त करते रहे। लेकिन जब हम आदर्शवाद का हनन हुआ तो हम उस विचारधारा के कमजोर पड़ने का एक समस्या के रूप में देखते हैं कि आधुनिक शिक्षा में शिक्षक शिक्षार्थी संबंध भी खराब हो गए। अब शिक्षार्थी अपने शिक्षकों को वो महत्व नहीं देते, ठीक है। अब शिक्षार्थी अपने शिक्षकों से जुड़े नहीं रहना चाहते, जुड़ते नहीं है, बस साधन समझते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने का साधन है। और जब से एआई आ गया है तब से और शिक्षक के प्रति सम्मान और संबंधों में कमी आई है। क्योंकि पहले जब कोई उत्तर नहीं आता था वो अपने शिक्षक के पास जाते थे, आज वो मोबाइल के पास जाते हैं। तो गूगल आने से ज्ञान तो बढ़ा है लेकिन समझदारी कम हो गई है, ठीक है। गूगल ने ज्ञान तो बहुत सारा दिया लेकिन समझदारी नहीं दी, ठीक है। इसी वजह से हम समाज में विद्यार्थियों के जीवन में बहुत सारी समस्याएं देख रहे हैं। विद्यार्थी बड़ी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आईआईटी इंस्टीट्यूट में है और 7 मंजिल से कूद गए, ठीक है, कमरे में फंदा लगा लिया। ये क्या है? ये समझदारी है? नॉलेज है लेकिन समझदारी नहीं है। हम कितने केसेस विद्यार्थी जीवन में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये शिक्षकों और छात्रों के आपसी संबंधों के अभाव, नहीं तो पहले जब शिक्षक के सानिध्य में रहते थे तो ये आत्महत्या जैसे कृत्य नहीं विद्यार्थी करते थे। तो आधुनिक शिक्षा में यदि हमें इस समस्या को सुधारना है तो आदर्शवाद की विचारधारा के माध्यम से हम शिक्षक शिक्षार्थी संबंधों को फिर से जीवंत करें, जहां पर विद्यार्थी के मन में यदि कोई भी समस्या हो, विद्यार्थियों के मन में कभी भी कमजोर पड़े तो वो अपने शिक्षक से अपनी बात शेयर कर सके और शिक्षक शिक्षार्थी उस समस्या से मिलजुल कर समाधान पा सके, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आदर्शवाद हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है और शिक्षक शिक्षार्थी संबंधों को अगर मधुर करना है तो हमें आदर्शवाद के विचारों को ग्रहण करना हो। अगर हम आदर्शवाद और विद्यालयों को देखें तो आदर्शवादी शिक्षा के लिए विद्यालय अति आवश्यक है, क्योंकि विद्यालय ही ऐसा स्थान है जहां पर व्यक्ति को संस्कृति तथा आध्यात्मिक गुणों को अर्जन करने का अच्छा अवसर मिलता है। ये कहते हैं कि व्यक्ति संस्कृति और आध्यात्मिक गुणों को विद्यालय में डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय सामाजिक पुनर्निर्माण का अनुपम साधन है। जैसा समाज होता है वैसा ही विद्यालय होता है। विद्यालय में उचित वातावरण का निर्माण करने के लिए आदर्शवाद विशेष आग्रह करता है। जिस शिक्षा का उद्देश्य आत्म विकास हो, जिस शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व विकास हो, जिस शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति हो और वो वहां का वातावरण भी बड़ा उच्च आदर्शों वाला होगा, ठीक है। अगर हमें विद्यार्थियों में आदर्श का निर्माण करना है तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा जहां आदर्श स्थापित किए जाएं, जहां नियम स्थापित किए जाएं, ठीक है। और विद्यालय वो स्थान है जहां पर ऐसा किया जा सकता है। तो ये विद्यालय को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। विद्यालय के बिना ये छात्र विकास की बात नहीं कहते। पेस्टोलॉजी ने जब पेस्टोलॉजी आगे आए, आदर्शवादी विचारधारा कमजोर पड़ रही थी, तो पेस्टोलॉजी ने कहा हमारे पास शब्द ज्ञान के विद्यालय हैं, ठीक है, वाद विवाद के विद्यालय हैं, लेकिन हमारे पास मानवता के विद्यालयों की आवश्यकता है, ठीक है। आज इंसानियत खत्म हो रही है, आज मानवता खत्म हो रही है, आज मानव की गरिमा गिर रही है, आज जिंदगी बहुत सस्ती होती जा रही है। कैसे? क्यों? ये हमारे विद्यालयों की कमी है, हमारे विद्यालयों के वातावरण की कमी है, ठीक है। आज शिक्षक शिक्षार्थी संबंध कमजोर हो रहे हैं तो ये किसकी कमी है? विद्यालय के वातावरण की कमी है ना। और अभी टीजीटी का रिजल्ट आया और कुछ ऐसे विषय साइंस और गणित जिसमें 16 गुना, ठीक है, प्रीलिम्स क्वालिफाई होने थे बच्चों को, लेकिन नहीं कर पाए। 40% पे क्वालिफाइंग रखा गया और मतलब अगर जितनी सीटें थी उनके 16 गुना विद्यार्थी को मेंस के लिए बुलाना था, लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थी 40% क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कहां जा रहे हैं हम लोग? हम किस शिक्षा व्यवस्था का दंभ भर रहे हैं?
हम किस विज्ञान और तकनीकी युग की बात कर रहे हैं। अभी आप लोग एक बहुत बर्निंग इशू देख रहे थे कि नीट की परीक्षा में -40 वालों का एडमिशन हो रहा है, ठीक है। हम तो कह रहे हैं हम बहुत अधिक शिक्षित हो गए, हमारे विद्यालय बहुत आईटी युक्त हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हमारे टीचर बहुत क्वालिफाइड हैं, हमारे स्टूडेंट बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं। तब क्या हम कुछ सीटों पर योग्य व्यक्तियों का नहीं चयन कर पा रहे हैं? मतलब नंबर ही नहीं बच्चे ला पा रहे हैं, कैसे? उनके पास डिग्रियां हैं लेकिन नॉलेज नहीं है, उनके पास प्रमाण पत्र हैं लेकिन वो प्रमाण पत्र उनको ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। वो डिग्रियां दुकान, इस तरह के विद्यालय खुले हैं जो वहां से वो तो प्राप्त कर ले रहे हैं लेकिन उनके पास उस योग्य उस लायक ज्ञान नहीं है। बहुत गंभीर विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आदर्शवाद पढ़ाते समय जरूर याद आ रहा है। अभी विज्ञानवाद पढ़ाएंगे तो वहां पर स्वतंत्रता की बात होगी, तो विद्यार्थी जो करना चाहे करे, लेकिन आदर्शवाद पढ़ाते समय हम इस बात को जरूर, इस बात को रेखांकित मन में हो रहा है कि हम जिस पतन को देख रहे हैं, ठीक है, विद्यार्थियों में, ठीक है, पाठ्यक्रम में, विद्यालय वातावरण में, अनुशासन में, ये सब क्यों हुआ, ये सब कैसे इनसे निपटे हैं? तो फिर हमें आदर्शवाद को समझना होगा। और लोग कहते हैं आदर्शवाद तब की विचारधारा है जब जीवन बड़ा सरल था और तब के लोग ऐसा कर सकते थे। आज हमारा विषय आध्यात्मिक नहीं है, हमारी उद्देश्य आत्मिक उन्नति नहीं है, तो आज हम इन सब चीजों को क्यों महत्व दें? ठीक है, फिर हमें अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्यों पर विचार करना होगा, है ना। आदमी धन धन करता हुआ निर्धन हो जाता है, निधन हो जाता है उसका, ठीक है, और उसके धन की लालसा नहीं खत्म होती। भौतिक मेटलिस्टिक युग में वो जी रहा है, ठीक है। आध्यात्म जो उसको संतुष्टि देते थे, जो उसको आनंद देते थे, जो जीवन में मस्त मौला और सुकून देते थे, वो सब उसने खोया है। हाइपरटेंशन, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर और कितने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहा है। कम उम्र में लोग थायराइड की और शुगर की और तमाम दवाइयां खा रहे हैं। क्यों? लाइफ स्टाइल की वजह से ना। सारी समस्या कहाँ है? लाइफ स्टाइल। और लाइफ स्टाइल क्या है? दृष्टिकोण है, नजरिया है, जीवन जीने का तरीका है, ठीक है। तो अगर उसमें सुधार करें, हमने आपको फिर एक बार कि हमारे यहाँ जो चिकित्सा पद्धति थी, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति थी, और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में इंस्टेंट इलाज हो ना हो, लेकिन उसमें इस बात का इलाज बहुत अच्छे से था कि कोई व्यक्ति बीमार ना पड़ पाए। और जब हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे, ठीक है, जब हम गंभीर आकस्मिक चिकित्सा की आवश्यकता ही नहीं होगी, तो हमें एलोपैथी की क्या जरूरत है? लेकिन हमें जीवन शैली वो जीनी होगी, ठीक है। तो अगर लोग अपने जीवन शैली को बदल लें तो चिकित्सा की उसे आवश्यकता खत्म हो जाएगी, दवाइयों से वो बच पाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए पहले विचारों को बदलना होगा, विचारों से, ठीक है, हमको अपने में परिवर्तन लाना होगा। फिर हम विचारवाद की बात आ गए, फिर हम आदर्शवाद पे आ गए, ठीक है। तो इस कदर हमारा आदर्शवाद महत्वपूर्ण है। अब अनुशासन की बात हो गई। अनुशासन इनका प्रभावात्मक अनुशासन था। अभी आगे चल के हम मुक्त्यात्मक अनुशासन पढ़ेंगे, लेकिन इनका अनुशासन प्रभावात्मक था कि अपने गुरु का जो प्रभाव उन पर पड़े और उनका व्यक्तित्व वैसा डेवलप हो। और दमनात्मक कठोर नियंत्रण की यदि आवश्यकता है तो शुरुआती जो आदर्शवादी विचारक हैं वो उस पर बल देते हैं, उसके महत्व को स्वीकार करते हैं। बाद के आदर्शवादियों ने उसमें भी परिवर्तन किया है और विद्यार्थियों से स्वयं से ही आत्मिक अनुशासन में रहने की बात कही है, ठीक है। तो अनुशासन इनकी शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, सभी की आवश्यकता पर ये बल देते हैं। बिना धर्म के मनुष्यों का नैतिक विकास नहीं हो सकता, ये भी मानते हैं, ठीक है। और धर्म को ये लोग बहुत, मतलब आज की तारीख में धर्म को बड़े हल्के ढंग से लिया जाता है। धर्म को मान लिया था हिंदू धर्म, है ना, या मुस्लिम धर्म या जैन धर्म, सिख धर्म। लेकिन जब धर्म की उत्पत्ति हुई तो धर्म का मतलब था कर्तव्य, कार्य। एक छात्र का भी धर्म होता है, एक शिक्षक का भी धर्म होता है, ठीक है। और छात्र का धर्म है कि अपने छात्र जीवन में क्या करना है, शिक्षक का धर्म है कि अपने शिक्षक रूपी कार्य में क्या करना है। इसी तरह एक डॉक्टर का धर्म है, एक
पिता का धर्म है, एक माता का धर्म, मतलब हर जगह ये उसका धर्म है, उस अर्थ में धर्म को समझा जाए। ठीक है, तो अगर धर्म को मानने लगेंगे कि हमारा ये धर्म है कि हमको ऐसा करना है, हमसे जुड़े लोगों को ये उसका असर होगा, अच्छा या बुरा, तो हमको अपने को ऐसे रखना है, बहुत कुछ बदल सकता है, बहुत कुछ बदला जा सकता है ना। आप भला तो जग भला, पहले हम बदले। ठीक है, और बाहर की ओर से नहीं, अंदर की ओर से, अंदर से बदले। हम सबको ये चाहते हैं कि हमको सामने वाला अच्छा समझे, हम सबके सामने अच्छे बनना चाहते हैं, लेकिन अच्छे बनने की जरूरत नहीं, अच्छे हों इसकी आवश्यकता है। और ये अच्छे कैसे होंगे? विचारों के द्वारा, विचारों की सत्ता द्वारा। पहले हम अपने आइडियाज के द्वारा अपने लाइफ स्टाइल को, अपने नजरिए को, अपने दृष्टिकोण को बदले, अपने आप दुनिया अलग दिखने लगेगी। ठीक है, अपने आप चीजें बदलने लगेंगी, तो हम उसकी ओर बढ़े। अगर हम आधुनिक आदर्शवाद की शिक्षा का प्रभाव देखें तो आदर्शवाद पे इस बात का आरोप लगता है कि ये रोटी कपड़े मकान जैसी समस्या की बात नहीं करता, ये आदर्श की बात करता है, ये आत्मा की बात करता है। तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है। प्लेटो ने दो तरह की शिक्षा व्यवस्था की बात की थी, एक सामान्य शिक्षा जो सभी तक पहुंचे, और उसके बाद लोग अपने जीवन की सांसारिक भौतिक जगत की शिक्षा लें, और जो योग्य व्यक्ति हो वो उच्च शिक्षा में जाए, और जो उच्च शिक्षा में जाए वो आत्मिक और उस तरह की शिक्षा के विकास पर काम करे। तो कहने का तात्पर्य है, और यहां पर ये कहते हुए प्लेटो ने व्यवसायों की भी चर्चा की है। व्यवसाय, ये व्यवसाय, इन व्यवसाय के कर्तव्य। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि प्लेटो ने पूरी तरह से व्यवसायों की उपेक्षा की हो, ये आरोप लगाना ठीक नहीं है। इन पर आरोप लगता है इनके पाठ्यक्रम को लेकर, इनके उद्देश्यों को लेकर, कि इनके उद्देश्य इस जगत से ज्यादा उस जगत को महत्व देते हैं। ठीक है, अगर उस जगत को महत्व देते भी हैं तो इस जगत में भी भली भांति रहने के लिए तैयार करते हैं, इस जगत की उपेक्षा नहीं करते हैं, इस जगत में भी सांसारिक जीवन के कर्तव्यों की मानने की बात करते हैं, लेकिन हाँ, आदर्श रहते हुए। और दर्शन तो अनुभूति का विषय है, दर्शन अनुभूति। तो इन लोगों ने वो अनुभूति की है जो सामान्य मनुष्य नहीं कर पाता। पतंजलि ने योग कैसे दे दिया? उन्होंने अनुभूति की थी ना, कि जो व्यक्ति योग करता है उसकी आयु बढ़ सकती है, उसको किसी चिकित्सक की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, उसको अपने शरीर को अच्छा बलिष्ठ शारीरिक और मानसिक रूप से बना सकता है, और बहुत सारे उन्होंने योग के आसन दे दिए। ठीक है, तो आज उस योग को पूरी दुनिया लोहा मान रही है, मुस्लिम देशों में भी वहां के लोग भी योग कर रहे हैं। तो हम विश्व गुरु थे, ठीक है, और विश्व गुरु हो सकते हैं, लेकिन हमें अपने मूल्यों को फिर से जगाना होगा, हमें अपने मूल्यों को फिर याद करना होगा, मूल्यों का फिर से पालन करना होगा। तो यहां पर ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, आदर्शवाद का प्रभाव हम शिक्षण विधियों में भी देखते हैं कि शिक्षण विधियां इनकी बहुत विविध हैं। ऐसे नहीं एक दो शिक्षण विधि लेके चल रहा हूं, व्याख्यान है तो खेल भी है। ठीक है, इनकी अरस्तु की आगमन निगमन विधि भी है, तो प्रश्नोत्तर विधि भी है ना, और संवाद विधि भी है। सभी दार्शनिकों ने अलग अलग खेल विधि भी है, विभिन्न विधियों का इन्होंने प्रतिपादन किया है। शिक्षक शिक्षार्थी संबंध के लिए तो आदर्शवादी तारीफे काबिल हैं। ठीक है, शिक्षक के व्यक्तित्व कृतित्व के लिए तारीफे काबिल हैं। ठीक है, शिक्षार्थी के लिए जो जीवन जीना आवश्यक है उसके लिए तारीफे काबिल हैं। ठीक है, और आदर्शवाद को अपनाकर हम वर्तमान की भी बहुत सारी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आदर्शवाद आज भी महत्वपूर्ण है। परिवर्तन शाश्वत सत्य है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है। ठीक है, एक प्रश्न उठा, अगर कोई मतलब सब कुछ परिवर्तनशील है तो ईश्वर भी परिवर्तनशील, मतलब ईश्वर ही परिवर्तनशील होना चाहिए, लेकिन हम तो ईश्वर को हमेशा एक जैसा ही मानते रहे कि ईश्वर राम और ईश्वर तो ईश्वर ही बदले। ठीक है, तो वहां ही कहा जा सकता है कि हाँ, ईश्वर भी परिवर्तनशील है। ईश्वर जो कल देख रहा होता है वो आज नहीं होता है। ठीक है, और जो आज है वो कल नहीं होगा, तो उसका भी नजरिया बदलता है, उसके लिए भी चीजें बदलती हैं, उसका भी सब कुछ बदल रहा है, उसके लिए भी
मतलब चारों तरफ परिवर्तनशील है। मनुष्य के लिए जैसे सब कुछ परिवर्तनशील है, ठीक है, जैसे आपके नगर बदल गए, आप जिस शहर में रह रहे होंगे उस शहर का पहले कुछ और डेवलपमेंट था, कुछ सालों में आपके देखते देखते बदल गए, आपके पहले माता पिता के समय कुछ और होगा, उनके बाद मतलब पूरा परिवर्तन। तो ये भौतिक जगत बदल रहा है, ठीक है, और ये बदलाव के साथ साथ व्यक्ति भी बदल रहा है, तो इनके बीच संतुलन रखना बहुत जरूरी है। हार्मोनियस डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है। ये जो हार्मोनियम शब्द है ना, ये हार्मोनियम क्यों कहा जाता है? हार्मोनियम हार्मोनियस से बना है, ठीक है, हार्मोनियम हार्मनी से बना। हार्मनी मतलब जो एक समन्वय होता है। और आपने गिटार देखा होगा, गिटार में जो तार होते हैं 7 तार, उसमें एक तार जो होता है जो मोटी आवाज निकालता है और एक तार होता है जो बहुत महीन आवाज निकालता है। और जब मोटी और महीन आवाज के बीच में, ठीक है, जो तार के बीच में जिस तरह से गिटार बजाया जाता है, तब एक धुन निकलती है, तब एक स्वर निकलता है, ठीक है, जो अच्छा होता है, अच्छा लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि मोटी उसका भी महत्व और महीन ध्वनि का भी महत्व है, तभी स्वर बनता है। मतलब एक हारमोनियम बजाते हैं तो कुछ ऐसे की होते हैं जो बहुत तेज आवाज करते हैं, ठीक है, और कुछ बहुत महीन आवाज करते हैं, और ये ऊंचे नीचे स्वरों के द्वारा एक लय बनती है, एक हारमोनियम एक हारमोनी बनती है। और इसी तरह से ये पूरी सृष्टि में एक हारमोनी है, ठीक है। किस चीज की हारमोनी है, किस चीज का समन्वय है? सत्य रज तम का, ठीक है। हम हर व्यक्ति के अंदर सत्य है, रज है, तम है। हम सोते हैं, ये तम का उदाहरण है, ठीक है। लेकिन हम निर्धारित समय तक सोते हैं कि हम 10 बजे सोए, सुबह 5 बजे 6 बजे उठ गए, ये तम नहीं, ये आवश्यकता है, क्योंकि संतुलन है। लेकिन अगर हम सुबह रात में 10 बजे सोए और सुबह 8 बजे तक सो रहे हैं, तो ये तम की प्रधानता हो जाएगी। लेकिन 6 बजे उठ जाते हैं तो तम की प्रधानता नहीं है, वो तम का बैलेंस है, ठीक है। इसी तरह से सत्य, ठीक है, हम बहुत अधिक अच्छाइयों से और सारी सात्विक चीजों के साथ चल रहे हैं तो सत्वगुण की प्रधानता है। उसकी कमी हो जाएगी तो सत्य की कमी हो गई। रज, हमें साहस की भी जरूरत पड़ती है, हम दिन भर में कितने उद्यम कर्म करते हैं, वो सब रज गुण है हमारा, ठीक है। तो एक व्यक्ति के सत्य रजतम की बात की, इसी तरह से एक सृष्टि में भी रज है। दिन होता है तो रात होती है, ठीक है, सर्दी होती है तो गर्मी होती है। ये क्या है? ये एक कोऑर्डिनेशन है, एक सत रज तम का एक संतुलन। और जब ये संतुलन बिगड़ता है, ठीक है, तब समस्या होती है, तब प्रॉब्लम्स तमाम तरह की उत्पन्न होती है, तब विभीषिका आती है, तब इस बैलेंस से हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं। तो इसको बैलेंस बना के रखना सत रज तम का बहुत जरूरत है, और यही सृष्टि का नियम है, यही नैतिकता का नियम है, यही आदर्शवाद का उपदेश है, और हमें इसका अपने जीवन में पालन करना चाहिए। तो इस महत्वपूर्ण विषय पर, आदर्शवाद के महत्वपूर्ण विषय को समझने के लिए हमें आदर्श भाव, ठीक है, और नैतिकता, ये इनके मूल आधार हैं, इसको समझना होगा, ठीक है। तो ये विषय आपका टॉपिक खत्म होता है।